हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के वीडियो सीरीज के 8वें लेक्चर में। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें देखी, बेसिक कंप्यूटर को समझा, और आने वाली जो इस वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम बहुत ही अलग टाइप के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और वो बेसिक कंप्यूटर से थोड़े हटके हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक्स की बात कर लेते हैं जो कि ताकि हमें फ्यूचर में फिर कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, पेरिफेरल्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इन 4 टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सॉफ्टवेयर से। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बात की है। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकें, छू सकें, जो कुछ जगह घेरे, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे कि हम नहीं देख पाए, नहीं छू पाए, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर होता क्या है जरा सा हम समझते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के जब आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। और प्रोग्राम को जब आप तोड़ोगे, यानी कि सॉफ्टवेयर को ब्रेक करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे, तो प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको। और प्रोग्राम को और छोटे टुकड़ों में बांटे अगर हम, तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक कमांड होता है। जैसे हम किसी को बोले पानी ले आओ, बैठ जाओ, बाजार जाओ, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ, कमांड हुआ। उसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ काम करने के लिए कुछ छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को जब मिला दिया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जरा सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखो ध्यान से, आप जरा समझो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको समझने का बस एक जो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो आपने हार्डवेयर बना दिया। हार्डवेयर मींस आपने पढ़ा होगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग करके हम चिप्स बनाते हैं। चिप्स मींस माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, तमाम डिवाइसेस हम बनाते हैं। तो ये हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, इस हार्डवेयर पे जब, और आपको इस हार्डवेयर का यूज करना है, तो इसी हार्डवेयर से कंप्यूटर बन रहा है। तो कंप्यूटर और इस हार्डवेयर के बीच में एक जो लेयर रहता है उसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हार्डवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर यूजर, यानी कि कंप्यूटर के यूजर और हार्डवेयर के बीच में है, काम कर रहा है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर को यूजेबल जो बनाता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को यूजेबल बनाते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच रहता है। ये हार्डवेयर को पूरी तरह छा जाता है, कंट्रोल करता है सबको। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप हार्डवेयर का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, आप कंप्यूटर का यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स हैं, हम जरा उनको देख लेते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो सिस्टम के लिए जरूरी है, जो सिस्टम को बनाता है, जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम मींस कंप्यूटर, उसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एक जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं बताऊं ना आपको चाहूंगा, वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज अगर आप कुछ बुक्स में पढ़ेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे तो कई जगह आपको सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स मिलेंगे। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटीज, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कई बुक्स यूटिलिटीज को अलग एक नया सॉफ्टवेयर का टाइप बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जहां बता रहे हैं वहां भी इसको यूटिलिटी को लिखेंगे कि ये टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप 3 ना मान के चलें, आप 2 ही सॉफ्टवेयर मान के चलें। सॉफ्टवेयर के 2 ही टाइप होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, मतलब ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होते हैं? यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा वो चीजें जो
जो क्या करती हैं, सिस्टम को यूजेबल बनाती, मतलब खाली ऑपरेटिंग सिस्टम से ही काम नहीं बन जाता, कुछ छोटे छोटे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम को और ज्यादा यूजेबल बनाते हैं या सिस्टम के में छोटे छोटे या इंपॉर्टेंट काम को करने में सहायक होते हैं, उन्हें यूटिलिटीज कहते हैं। जैसे डिस्क मैनेजर, अपने पाइथन में आपने देखा होगा डिस्क मैनेजर, जैसे डिस्क मैनेजर, ओके, टास्क मैनेजर, ये सब जो चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, ये यूटिलिटीज हैं। आपने विंडोज में डिस्क मैनेजर, टास्क मैनेजर जरूर देखा होगा। इस तरीके के और भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम को अच्छे से चलाने जाने में, जो कि सिस्टम को अच्छे से चला सकने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होगा। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं असेंबलर, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं असेंबलर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप है। कंपाइलर, बिकॉज ये सब अगर नहीं रहेंगे तो किसी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर रन ही नहीं कर पाएगा, है ना। इंटरप्रेटर, ये सब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, समझ में आई। इसके अलावा एक और चीज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगी, वो है ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझे आप ड्राइवर्स क्या होते हैं। जब भी कोई आप एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझेगा कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपको मालूम है कि हर डिवाइस को सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करेगा, तो सॉफ्टवेयर समझना तो चाहिए कि वो डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है। तो उसके लिए हर डिवाइस के लिए, हर हार्डवेयर के लिए एक कुछ सॉफ्टवेयर लिखा जाता है जो उसी हार्डवेयर के लिए स्पेसिफिकली लिखा जाता है, उस हार्डवेयर को समझता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर की मदद से किसी हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज कर पाता है। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपके कंप्यूटर में एक मैसेज आता होगा कि न्यू यूएसबी स्टिक कनेक्टेड और ऐसा, तो वो कैसे जान पाता है, क्योंकि आपके यूएसबी, आपके पेन ड्राइव का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, वो ड्राइवर बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये इस टाइप का डिवाइस और ये कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि आपको देख के समझ में आ गया होगा, इन्हीं की मदद से सिस्टम चल पाता है, नहीं तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी तरह के चीजें, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर आप प्रयोग करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब के सब। समझ में आ गई। तो इसमें आपका आ जाता है एक्सेल, या एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्प्रेड, SPREAD है ये, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा है वर्ड, MS वर्ड, आपको याद होगा MS वर्ड, आप जानते होंगे इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट प्रोसेसर, क्योंकि ये टेक्स्ट को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप है, ये सब क्या होते हैं, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलते हैं। मतलब इनका यूज करके आप कुछ स्पेसिफिक टास्क कर पाते हो, इसलिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर काम करते हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी एप्लीकेशन वर्ड से मोबाइल का एप्स बना है, हर चीज के लिए अलग अलग एप्स आते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टास्क ही कर रहा होता है। तो उसी तरह जैसे आपके मोबाइल में एप्स हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क कर रहे होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने। अगर आपको सॉन्ग प्ले करना है तो विंडोज मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके सॉन्ग वीडियो प्ले कर सकते हैं, है ना, मूवी देख सकते हैं। उसी तरह अगर आपको फोटो में कुछ एडिटिंग करनी, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई नई डिजाइन बनाती है, कोरेल ड्रॉ यूज कर सकते हैं, है ना। तो तमाम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, एक आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, पैकेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है, टाइप नहीं है। पैकेज सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको याद होगा, आपको
MS ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, MS ऑफिस। इस ऑफिस में पूरा पैकेज होता है, एक्सेल का, वर्ड का, एक्सेस का, पावर पॉइंट का, वन नोट का, बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि एक ऑफिस से रिलेटेड जितने काम आपको करने हैं उन सब के लिए उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, इस MS ऑफिस को हम क्या कहेंगे, एक पैकेज सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें पूरा पैकेज है एक पर्टिकुलर टास्क करने का। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ठीक है। आई होप कि अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब एकदम क्लियर होकर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। हार्डवेयर हम जानते हैं कि जिसे छू सके देख सके, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे छू सके देख सके हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था पिछले साल के आए हुए, उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिकली पूछी गई हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज हो। जैसे एक वर्ड आता है SMPS, हम हार्डवेयर की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, भूलना मत, लेकिन उसके अलावा ये सब बातें हम कर रहे हैं। SMPS इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच, इससे हर साल मैंने एक क्वेश्चन देखा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो क्या होता है ये, जब आप अगर कोई पीसी आपने देखा हो तो पीसी में एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट को ढक्कन खोलोगे तो उसके अंदर मदरबोर्ड लगा रहेगा, मदरबोर्ड में बहुत सारे सॉकेट रहते हैं, उसमें रैम लगा रहता है, और भी कोई कार्ड लगा हो तो कार्ड लगा रहेगा। इसके अलावा उसी से हार्ड डिस्क जुड़ा रहता है, उसी से, और उस मदरबोर्ड को पावर देने के लिए, हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए, उस CD DVD ड्राइव को पावर देने के लिए एक ऊपर डब्बा लगा रहता है, डब्बा जैसा देखोगे आप, उसमें से बहुत सारे तार निकले रहते हैं, उसे ही हम SMPS कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इससे मैंने 3-4 साल के क्वेश्चंस में पेपर में इससे क्वेश्चन देखा है SMPS के बारे में। तो आप याद रखना, SMPS एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर को पावर देता है, और कभी कभी हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो इसको भी याद रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा रैम भी एक हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर है, CD ड्राइव भी एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर, एवरीथिंग विच यू कैन सी इज हार्डवेयर, ठीक है। आई होप कि इससे अब आपको इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं एक और चीज की जिसे कहते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है। देखिए जरा पेरिफेरल्स क्या होते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक था आज का। पेरिफेरल्स क्या होते हैं जरा समझिएगा। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, अनिवार्य है मतलब एकदम मस्ट है, नेसेसरी है, जैसे एक मदरबोर्ड, एक प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव जो है ना वो कंपलसरी नहीं है, उसके बिना कंप्यूटर चलेगा, और SMPS, उसके अलावा मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, इतनी चीजें जो हैं ये सब क्या हैं, ये मस्ट हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने कंप्यूटर से इनके अलावा कुछ जोड़ते हो, देखो ध्यान से समझना, मैं इनके अलावा बोल रहा हूं लेकिन मैं फिर से इनको भी इंक्लूड करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, आपके लिए समझने के लिए इजी हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनके अलावा जो कुछ भी आप कंप्यूटर से, एक पेन ड्राइव जोड़ते हो, कोई प्रिंटर जोड़ दिया आपने, CD DVD ड्राइव जोड़ दिया आपने, ये सब के सब कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस, या शॉर्ट में इनको डिवाइसेस हटा दिया जाता है, कहा जाता है पेरिफेरल्स। यानी कि एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अलावा जितनी भी चीजें आप जोड़ रहे हैं अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, वो सब के सब पेरिफेरल्स कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। देखो अगर कीबोर्ड क्या है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर, तो आपको उसमें चुनना होगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस सबसे सटीक है, बिकॉज पेरिफेरल डिवाइस इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, तो इनपुट सबसे सटीक रहेगा। लेकिन अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो कीबोर्ड का आंसर होगा एक पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन में अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस, बिकॉज कीबोर्ड कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, वो मदरबोर्ड के साथ लगा नहीं आता, अलग से जोड़ना पड़ता है। उसी तरह माउस भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, यूएसबी ड्राइव मतलब जो पेन ड्राइव है वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है ना। इस तरह आप समझ गए मुझे, हार्ड डिस्क एक पेरिफेरल डिवाइस है बिकॉज वो अलग से जोड़ना पड़ रहा है, वो बोर्ड में नहीं है। CD DVD ड्राइव एक पेरिफेरल डिवाइस। इस तरह जितनी भी चीजें आप जोड़ते हैं कंप्यूटर में अलग से, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में बहुत तरीके के पोर्ट होते हैं। पोर्ट होते हैं मतलब वो जैसे रैम को जोड़ने के लिए वो एक स्लॉट होता है, उस तरह से
मदरबोर्ड पर बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं जिन्हें हम पोर्ट्स भी कहते हैं, पोर्ट्स, PORT, पोर्ट्स, पोर्ट्स भी कहते हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू हम अलग से पेरिफेरल डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। जैसे कभी आपके साथ ऐसा केस हुआ हो कि किसी कंप्यूटर में आपका इनपुट वाला वो जो माइक वाला या ईयरफोन या कहें साउंड वाला जो बटन है वो काम नहीं कर रहा हो, तो वो खराब हो गया हो मदरबोर्ड में जो लगा था वाला, तो आप अलग से एक डिवाइस लाकर और मदरबोर्ड में जो स्लॉट है उस पर लगा देते हैं, तो एक नया आपको पिन मिल जाता है। या USB डिवाइस, USB वाले जितने सारे पोर्ट खराब हो गए हो तो आप अलग से आपको मिलता है एक हार्ड डिस्क टाइप का, कार्ड टाइप का, उसमें USB के 2-4 पिन रहते हैं और आप उसको बस मदरबोर्ड में जोड़ दो तो आपको नए पिन्स मिल जाते हैं, है ना। इस तरह के हर तरीके के आप इस तरीके के डिवाइस, मतलब इसका यूज करके आप हर तरीके का डिवाइस या पिन या कनेक्टर क्रिएट कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड में। तो इन पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट्स बने होते हैं। तो आज हम उन स्लॉट्स की भी बात करेंगे। एक चीज और मैं यहां पे बता दूंगा, एक वर्ड है प्लॉटर। ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार पूछा गया है, हालांकि हम जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो हम ये क्वेश्चन आएगा जरूर, उस समय भी हम देखेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा समझ लो प्लॉटर क्या होता है। इसके बारे में क्वेश्चन है 2-3 जगह मैंने देखा कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर तो ये जरूर है, बट किस तरीके का डिवाइस है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखना, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा भाई है, प्रिंटर का बड़ा भाई। जब बहुत बड़े स्तर पे प्रिंटिंग करनी होती, बहुत बड़े स्तर पे, तो उस समय प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल्स के कनेक्टर्स की। यानी कि जब भी हम किसी अपने कंप्यूटर से पेरिफेरल्स यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को जोड़ेंगे तो कितने तरह से जोड़ सकते हैं, कितने तरह के सॉकेट्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में, इसलिए थोड़ा हम इस पर एक नजर मान लें। तो इसमें आपको 5 तरीके के कनेक्टर्स मिल सकते हैं या इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है ISA, ये सबसे पुराना कनेक्टर का टाइप है। दूसरा है AGP, ठीक है। तीसरा है PCI और चौथा है PCIX, और पांचवा है PCIe। बस इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ISA का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए। ISA का फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये सबसे पुराना कनेक्टर टाइप है। ये पहले आता था व्हाइट कलर का होता था, अभी भी कई मदरबोर्ड आप पुराने देखेंगे उसमें व्हाइट कलर का एक मिलेगा मदरबोर्ड पे सॉकेट स्लॉट, वो ISA था, ये बहुत पुराना है। ठीक है, अब इसका यूज खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म। AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरेटेड, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट हुआ क्या कि हमें पता है कि कंप्यूटर में रैम होता है और रैम की ज़रूरत है जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं। लेकिन जब वीडियोस पे काम होता है, जब ग्राफिकल किसी सॉफ्टवेयर पे काम होता है जिसमें ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे वीडियो गेम बन रहा है या वीडियो गेम आप खेल रहे हैं या किसी वीडियो एडिटिंग हो रही है, जब इस तरीके के काम होते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में वीडियो के साथ जब कुछ भी आप सॉफ्टवेयर में कर रहे होते हैं तो उसको बहुत कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए और मेमोरी भी बहुत चाहिए। तो रैम उतना कैपेबल नहीं होता और रैम उतना फास्ट भी नहीं हो पाता। तो उस केस में अगर हम ग्राफिकल वर्क को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम अलग से पेरिफेरल डिवाइस लगा देते हैं जो कि ग्राफिक्स के लिए डेडिकेटेड होता है। आप सुने भी होंगे ग्राफिक्स कार्ड, मेरे पास इतना है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड का काम यही है कि जब भी आपके कंप्यूटर पर ग्राफिकल कोई लोड आए, ग्राफिकल कोई काम करने का जोर आए, तो वो एक्सेलरेट ग्राफिक्स कार्ड का मदद ले सके, जिससे कि उसका काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, ज्यादा लोड रैम पर ना पड़े। तो उस समय जब ISA का यूज हो रहा था उसी समय AGP बनाया गया जो कि ISA से बेटर था और ये ग्राफिकल
काम के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद था। ठीक है, बहुत फास्ट था, बहुत ज़्यादा ग्राफिकल सपोर्ट इसके पास बहुत ज़्यादा है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राफिक्स के काम के लिए या ग्राफिक्स की मेमोरी बढ़ाने के लिए कौन से टाइप का स्लॉट या कौन से टाइप का कनेक्टर यूज किया जाता है, तो आप उसमें आंसर था AGP, ये आप याद रखना। उसके बाद इन सब के विकास के बाद और बेटर वर्जन बनाने लगा, तो एक वर्जन निकल कर आया, उसका नाम था PCI। इसको कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है PCI का, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये ISA का मॉडिफाइड और बेटर वर्जन था, जो कि एक अच्छा और मतलब और फास्टर वे देता था, जिससे कि जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेज है वो और फास्ट कम्युनिकेट कर पाए आपके किससे, CPU से। उसके अलावा PCI के पास एक और खासियत थी कि ISA डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता था, मतलब ये CPU के थ्रू मेमोरी एक्सेस कर पाता था, लेकिन PCI के पास ये काबिलियत है कि बिना CPU के मेमोरी एक्सेस कर सकता था, जिसके कारण क्या होता था कि इसको बार बार CPU को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ काम करने के लिए। PCI अपना काम विदाउट CPU के इंटरप्शन के कर सकता था, तो CPU अपना काम कर सकता है, PCI से जुड़े हुए आपके एक्सटर्नल डिवाइस अपना काम अलग कर सकते थे। इससे क्या होता था, काम फास्ट होता था, CPU को बार बार इसके काम के लिए अपना काम छोड़ना नहीं पड़ता था। ठीक है, उसके बाद PCI-X बना, जो इसका ही मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड वर्जन था। इसका फुल फॉर्म यही होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और उसके बाद X जो है वो है एक्सटेंडेड के लिए, एक्सटेंडेड। ठीक है, इसका याद रखना। और PCI-X के बाद अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं PCIe, वही पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इतना रहेगा ही। और E का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है एक्सप्रेस। तो याद रखना, यहाँ X एक्सटेंडेड के लिए, यहाँ E एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतने इंटरकनेक्शन के ऑप्शंस हैं। तो उसमें से AGP अभी यूज हो रहा है, AGP का बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन यूज हो रहा है, मतलब ये भी एडवांस हो गया है। और PCI में जो लेटेस्ट चल रहा है वो PCIe चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है डेटा कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, लेकिन आपको कई जगह अभी भी PCI PCI-X मिल सकते हैं, AGP का भी ओल्ड वर्जन मिल सकता है, लेकिन अभी जो बन रहा है वो PCIe बन रहा है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है और इसको मैं यहाँ जानबूझकर लाया हूँ क्योंकि इसके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैंने देखा है क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, हम बहुत तेज़ी से और बहुत इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हमें अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हमें कुछ चीज़ें उधर से इधर से टच करके पढ़नी पड़ेगी जो आ सकती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको कवर करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो पढ़ने के बाद भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए, कंप्यूटर आपस में कैसे, कंप्यूटर के कंपोनेंट आपस में कैसे जुड़े हैं, इसी को कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, जब कंप्यूटर बन रहा था तो ट्यूरिंग नाम के एक मतलब बन रहा था का मतलब है जब उसका हिस्ट्री जब हमने कंप्यूटर का देखा था, जबकि कंप्यूटर नहीं बना था, चार्ल्स बेबेज और उसके पहले पास्कल और ये सब जो अपने कुछ मशीनें डिजाइन लेकर आ रहे थे, उस समय की बात है। ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो एक टेप का यूज करता था, टेप, और उस टेप पर कमांड्स लिखे रहते थे, कैरेक्टर्स के फॉर्म में कमांड लिखे रहते थे, और वो उस कमांड को रीड करके कमांड को ही चेंज कर सकता था, मतलब वो काम फीडबैक दे सकता था, मतलब अपने ही कमांड के थ्रू अपने ही कमांड को वो चेंज कर सकता था। यानी कि ट्यूरिंग एक बहुत ही पावरफुल मशीन बना दिए थे उसी जमाने में। उसी से इंस्पायर होकर एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हुए वॉन न्यूमैन, NEUMANN, वॉन न्यूमैन, इसका डबल एन है ये, ठीक है, डबल एन, वॉन न्यूमैन। ये एक बहुत ही चर्चित नाम है। इस ट्यूरिंग के कॉन्सेप्ट को समझ के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कंप्यूटर बनाने के लिए, बाद में 1940 के आसपास उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। वॉन न्यूमैन ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शंस को एक मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, जैसा कि अभी हम करते हैं रैम में। आपको पता होगा जब हम कंप्यूटर का वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि रैम में सारे प्रोग्राम उठकर आ जाते हैं, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फाइल्स रैम में आ जाते हैं।
तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। वॉन न्यूमैन ने ही सबसे पहली बार कहा कि हम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए हम उन सारे इंस्ट्रक्शन को जिसको रन करना, हम पहले उठाकर एक मेमोरी में रख लेंगे। मेमोरी में रखने के बाद हम उसको 1 बाय 1 कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं। यह बहुत आसान होगा। और इससे एक भी और ये भी फायदा होगा कि कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शन में, अपने डाटा में एट द मोमेंट डायनेमिक रन टाइम पे चेंजेस भी कर पाएगा, जैसा कि अभी हम कर पाते हैं। जैसे कि हम वर्ड में कुछ अभी हमने लिखा था ABC और उसको हम जाकर DEF काट कर सकते हैं, राइट। वो तुरंत मेमोरी में उसी समय चेंज हो जाता है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय वॉन न्यूमैन। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, वो था वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं। वॉन न्यूमैन ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करेंगे, एक मेमोरी में स्टोर कर लेंगे और उस मेमोरी से हम एक एक करके सीपीयू से एग्जीक्यूट कराएंगे। उस एग्जीक्यूशन से हमारा प्रोग्राम भी, बहुत सारे प्रोग्राम भी एक साथ रन हो पाएंगे और हम अपने प्रोग्राम में ही, इंस्ट्रक्शन में ही चेंज भी कर पाएंगे। मतलब वो रन टाइम पे हम अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हम करते हैं। वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट से उस समय फिर कंप्यूटर बनने लगा और वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट को यूज करके जो पहला कंप्यूटर बना था वो था ENIAC। और आपको याद होगा ENIAC ही पहला फंक्शनल कंप्यूटर था। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर की, तब ENIAC ही पहला फंक्शनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर था और इसने वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट को यूज किया था, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को यूज करके ये बनाया गया था, ठीक है। और आपको मालूम है कि ENIAC में ही मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट होते होते आज का हमारा PC बना है, ठीक है। चलिए, अब वॉन न्यूमैन के जब कॉन्सेप्ट से कंप्यूटर बनने लगे तो वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करने के लिए और इसमें बढ़ाने के लिए और पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए फ्लिन नाम के एक साइंटिस्ट ने वर्गीकरण किया कंप्यूटर्स का, ठीक है। हम वो देखते हैं। तो फ्लिन ने कहा कि हम कंप्यूटर को 4 तरीके में बांट सकते हैं, यानी कि फ्लिन के हिसाब से कंप्यूटर 4 तरीके से बन सकता है, ठीक है। उसे हम फ्लिन्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। फ्लिन्स क्लासिफिकेशन याद रखना, आप कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन कि फ्लिन्स ने कितने तरह के कितने क्लास में कंप्यूटर्स को बांटा है, तो उसने 4 तरीकों में बांटा है। पहला उसने बोला कि पहले तरीका का हो सकता है SISD, ठीक है। दूसरा हो सकता है SIMD और तीसरा हो सकता है MISD और चौथा हो सकता है MIMD, ठीक है। तो वॉन, इसमें से, इन चारों में से जो वॉन न्यूमैन का कॉन्सेप्ट है वो है SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं फ्लिन्स क्लासिफिकेशन को। SISD, इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप मान लीजिए आपके पास एक जगह है जहां पर सारे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। डेटा यहाँ स्टोर्ड है और एक जगह इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, क्योंकि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। तो मान लीजिए यहां पर इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड है और आपके पास यहां प्रोसेसर है। तो अगर आप क्या करें, यहां प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर आप सिंगल डेटा दें और सिंगल इंस्ट्रक्शन दें, यानी कि ये प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन ले, एक डेटा ले और काम करे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। समझ में आ गई बात? समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है SIMD, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, मल्टीपल डेटा। अभी देखो इसमें क्या होता है। मान लीजिए आपका ये डेटा पूल है। डेटा पूल मीन्स जहां डेटा इकट्ठा रहा है, ठीक है, डेटा पूल। और ये आपका इंस्ट्रक्शन पूल है। यहां पर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, मतलब होते एक ही जगह है, बट हम मान सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन अलग है, डेटा अलग है, ठीक है। और आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल है, हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आजकल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोसेसर बन रहे हैं, P1 P2 मदरबोर्ड बन रहे हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। तो SIMD क्या करता है, ये कहता है कि डेटा आप मल्टीपल लीजिए। हर प्रोसेसर में अलग अलग डेटा जा रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सब में एक ही है। देखिए
यानी कि इंस्ट्रक्शन के आने के लिए एक ही रास्ता है, जबकि डेटा जाने के लिए मल्टीपल रास्ता है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक ही है तो डेटा आप मल्टीपल दे रहे हैं, फिर भी इंस्ट्रक्शन एक ही होने के कारण ये बहुत ज्यादा टाइम का फायदा नहीं दे पाता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट, MISD। MISD का फुल फॉर्म है मल्टीपल, वही वाला फॉर्म है, समझ गए होंगे आप, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। नाम से ही समझ में आ रहा है, बट फिर भी हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। यहां पर मान लो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन पूल है, स्टोर्ड है यहां पर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर डेटा पूल है। पूल मीन्स डेटा जहां बहुत ज्यादा स्टोर हो, पूल का मतलब होता है जहां एक चीज बहुत ज्यादा स्टोर हो, डेटा है। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का मतलब है, मान लो आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं, 3 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, 5, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 3 ही ले रहे हैं, ऐसे 3 4 भी 4 5 भी हो सकते हैं, 3 प्रोसेसर है। अब देखिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सब में अलग अलग जा रहे हैं, इसमें अलग गया, इसमें अलग गया और इसमें अलग गया। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आने के बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब हर प्रोसेसर के पास अपना वे है इंस्ट्रक्शन लेने का, लेकिन डेटा एक ही है, मतलब डेटा एक ही तीनों जगह जा रहा है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेसर होता है। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर डेटा के मामले में क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वहाँ पर इस ऐसे टाइप के आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत स्लो होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा फायदा टाइम स्पीड के मामले में, कंप्यूटेबिलिटी पावर के बारे में नहीं देता है। उस केस में ये पावर नहीं बढ़ाता, कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं MIMD। MIMD का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। शुरू में जो कंप्यूटर हमारा बना था वो उसने SISD कॉन्सेप्ट को यूज किया था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। बट आज के डेट में MIMD का प्रयोग होने लगा। इस केस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल होते हैं और डेटा भी मल्टीपल आ रहे होते हैं प्रोसेसर के पास। इंस्ट्रक्शंस यहां पर हैं और यहां पर डेटा है, मतलब दोनों स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास, बहुत ज़्यादा डेटा भी है। अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स भी हैं, P1 P2 P3 P4। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल आ सकते हैं और डेटा भी मल्टीपल आ सकते हैं। तो अब देखिए हर प्रोसेसर अलग इंस्ट्रक्शन पे इंडिपेंडेंटली अलग डेटा लेकर काम कर सकता है, यानी कि ये प्रोसेसर अलग काम कर सकता है, ये अलग, लेकिन इस पिछले सारे केसेस में हर प्रोसेसर क्या थे, डिपेंडेंट थे, वो अलग फ्री इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते थे। इस केस में एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं, जिस कारण पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और कोई भी बड़ा काम हर प्रोसेसर अपना अपना पार्ट करके एकदम तुरंत कर देता है। पैरेलल प्रोसेसिंग हमने पहले पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो MIMD जो है आज के डेट में कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सबसे शुरू में SISD का प्रयोग किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉन न्यूमैन ने के कॉन्सेप्ट को कौन सा फ्लिन का क्लासिफिकेशन फुलफिल करता है, तो वो है SISD। वॉन न्यूमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो SISD का है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। उन्होंने बस कहा कि हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर कर लेंगे और प्रोसेसर को देते जाएंगे, दैट इज SISD। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी, और ये सारी बातें हमने इसलिए की क्योंकि इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। हम प्रोग्रामिंग के थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितना आएगा हम उतना हद तक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में आगे तक भी जाएंगे। ठीक है, तो अगले आने वाले वीडियोस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस जो नए टॉपिक अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो जानते होंगे, लेकिन जो अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।